हीलिंग हार्ट्स कार्यशाला में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस समय आंकड़े क्या हैं? अभी के आंकड़े बाना समूह सबसे बड़े समूहों में से एक जो बहुत सारे आंकड़े बहुत खोज करता है, और यही वे कह रहे हैं सबसे बड़ी जगह चर्च को बच्चों, किशोरों और युवा लोगों के साथ काम करते समय तैयार रहने की जरूरत है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। तो हमारा विषय आज के दिन हीलिंग हार्ट्स है। अब एक लालसा, मानव हृदय का उद्देश्य है जुड़ना और संबंधित हैं। यही मानव हृदय की दीर्घायु है। परमेश्वर ने हमें इसी तरह बनाया है। यशायाह 58:9, तब तुम पुकारोगे और प्रभु उत्तर देगा। तुम सहायता के लिए पुकारोगे और वह कहेगा, मैं यहां हूं। देखिए, जब हम अपने बच्चों, किशोरों और युवाओं के साथ काम करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है आज सिर्फ उनकी सेवा करना ही काफी नहीं है। हमें उन्हें सलाह देने के लिए भी उपलब्ध रहना होगा। हमें उनकी बात सुनने के लिए भी उपलब्ध रहना चाहिए। हमें उनके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए भी उपलब्ध रहना चाहिए। अब मानव हृदय की लालसा, इसलिए हमारे बच्चे, हमारे किशोर जुड़ने के लिए तरसते हैं। इसलिए हम अपने निर्माता से जुड़ने के लिए तरसते हैं, जिसकी छवि में हमें बनाया गया है। इसी तरह हमारे बच्चे जुड़ने के लिए तरसते हैं। तो आज मोबाइल फोन की लत के साथ, और आप जानते हैं टीवी पर, इंटरनेट पर और सभी तरह की अलग अलग चीजों के साथ, मुझे लगता है कि हम इतने जुड़े हुए हैं फिर भी इतने अलग हैं। सही, हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन मानव हृदय की चाहत है कि मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं जुड़ना चाहता हूं। अब परमेश्वर के अनुग्रह से कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन संभव है। अब जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो संतुलन बनाए रखने का काम यही होता है। सबसे चरम बात यह है कि हमेशा सुधार के लिए तैयार रहें। हम नियमों और कानूनों के आधार पर कठोर और तुरंत दंड देते हैं। कई बार हम उन्हें शास्त्रों से पीटते हैं। यह इसकी एक चरम सीमा है। इसका दूसरा चरम क्या है? दूसरे लोग सस्ते अनुग्रह के पक्ष में गलती करने के लिए आदी होते हैं। ओह, हमें उदार होने की आवश्यकता है। हमें बस उदार होने की आवश्यकता है। यह ठीक है। मुझे लगता है कि दोनों चरम सीमाएं हैं। हमें उस स्थान पर आने की आवश्यकता है जहां मुझे ढांचा और पोषण दोनों की आवश्यकता है। हम इस बारे में बात करेंगे। इसलिए असली उम्मीद संतुलन में है। हमारे बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियां, समस्याएं और दर्द वास्तविक हैं। आपके संडे स्कूल या आपके किशोर समूह या आपके युवा समूह के सभी बच्चे, वे सभी युवा लोग, उनमें से कुछ लोग दुख में हैं। आप जानते हैं, ऐसी कई अलग अलग चीजें हैं जो होने लगी हैं। वे शिक्षकों के रूप में हमें भी प्रभावित करते हैं। अब ये चुनौतियां पूरे बच्चे को प्रभावित करती हैं। ये बच्चे के जीवन का सिर्फ एक पहलू नहीं है, नहीं, ये पूरे बच्चे पर लागू होता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों और खुद को संपूर्ण रूप से शामिल करने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इस पर और बात करेंगे। तो मूल बात यह है, पोषण और संरचना दोनों का स्वस्थ सुसंगत संतुलन। ठीक है, अब पोषण क्या है? प्रेम, करुणा, दया पोषण है। कौन सी संरचना? नियम, सीमाएं संरचना है। इसलिए हमारे बच्चों को पोषण और संरचना दोनों की आवश्यकता है। और संरचना, हम उन्हें प्यार, करुणा, प्रेम दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी व्यवस्था की जरूरत होती है। आप जानते हैं, कई बार मुझे यह एहसास तब होने लगता है जब मैं बच्चों के साथ काम करने वाले अन्य लोगों को प्रशिक्षण देता हूं, जहां या तो यह हमेशा नियम जैसा होता है, या दूसरी तरफ यह पीढ़ी बहुत नई है, यह बहुत अलग है। इसलिए हमें सभी नियम रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें संरचना और पोषण दोनों की जरूरत है। वास्तव में संरचनाएं, वास्तव में सीमाएं, वास्तव में हमारे बच्चों को सुरक्षित बनाती हैं। जब सीमाएं होती हैं तो वे बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे बच्चों को जुड़ने और एक दूसरे से जुड़ने के बीच संतुलन की आवश्यकता है। जोड़ना पोषण है और सुधारना संरचना है। अब चुनौती यह है कि आप पहचानें कि आपका बच्चा वास्तव में क्या कह रहा है और आपके बच्चे को वास्तव में क्या चाहिए। यही पूरी चुनौती है। आपका बच्चा वास्तव में क्या कह रहा है और उसे वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए हमें यह समझने के लिए उस स्थान पर आना होगा कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई जरूरत है। इसलिए हीलिंग हार्ट्स कार्यशाला में हम पहले सत्र में एक मुख्य बात के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमें दिल के मुद्दों से निपटने की जरूरत है। अब मैं सिक्के को थोड़ा सा उछालना चाहता हूं।
यदि हम बच्चे को संरचना देते हैं, अर्थात नियम और सुधार की सीमाएं और ये सब, जब उसे पोषण, प्रेम और दया की आवश्यकता होती है, क्या होता है? हम नुकसान पहुंचाते हैं उसकी या उसकी भरोसा करने की क्षमता। मैं ये बात फिर से कहूंगा, यदि हम बच्चे को एक संरचना दें जब उन्हें वास्तव में पोषण, प्रेम, दया और करुणा की आवश्यकता होती है, तो हम वास्तव में भरोसा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों को भरोसा करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए हमें शिक्षकों के रूप में, हम पादरी, युवा पादरी, किशोर पादरी या बच्चों के चर्च के पादरी के रूप में यह समझने की आवश्यकता है कि जब बच्चे को पोषण की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें संरचना दे रहे हैं। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि बच्चे को क्या चाहिए। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। यदि किसी बच्चे को जरूरत है, आप जानते हैं, यदि हम बच्चे को उस समय पोषण देते हैं जब उसे वास्तव में जरूरत होती है या उसे वास्तव में एक ढांचे की जरूरत होती है, क्या होता है? हम उसके विकास की क्षमता को सीमित कर देते हैं, वे विकास नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हैं कि हमें समय बिताने की जरूरत है, हमें समय बिताने की जरूरत है। इसलिए समय बिताना सीखना, बच्चे को जानना और समझना और पंक्तियों के बीच पढ़ना महत्वपूर्ण बात है। मैं एक व्यक्ति के रूप में, आप एक व्यक्ति के रूप में बच्चों के साथ काम करते हुए, किशोरों के साथ काम करते हुए, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चों को ढांचा और पोषण दोनों की जरूरत है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि उन्हें कब पोषण की जरूरत है, कब उन्हें ढांचे की जरूरत है। अब जिस तरह से परमेश्वर संरचना और पोषण दोनों का संतुलन बनाता है, उसके लिए पालन पोषण क्या है? उसकी कृपा और कोमल दया। क्या संरचना? उसका मार्गदर्शक हाथ, निर्देश देना और सुधारना। इसलिए वह कोमलता से लेकिन दृढ़ता से हमें उसके साथ एक सही रिश्ते में ले जाता है। परमेश्वर इसी तरह काम करता है। मैसेज बाइबल में इसे बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। रोमियो 2:4, ईश्वर दयालु है पर वह धीमा नहीं है। कोमलता से वह हमें दृढ़ता से हाथ पकड़कर ले जाता है और हमें जीवन में आमूलचूल परिवर्तन की ओर ले जाता है। क्या आपने यह देखा? यह आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर किस तरह काम करता है। परमेश्वर दयालु है लेकिन वह कोमलता में नरम नहीं है। वह हमें दृढ़ता से हाथ पकड़कर ले जाता है और हमें एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर ले जाता है। अब आपके बच्चों की शुरुआत कहां से हुई? ठीक है, तो प्रारंभिक देखभाल में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा था? आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा था जो आपके रविवारी स्कूलों में आपकी कक्षाओं में पढ़ने जा रहे हैं? आपके बच्चों को क्या हुआ? अब 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी बच्चों को जरूरत है, खासकर शुरुआती देखभाल में जब वे बहुत छोटे होते हैं। बाद में भी हमें इसकी जरूरत होती है, लेकिन तब और भी ज्यादा जब वे बहुत छोटे होते हैं। सबसे पहले है भरोसा। भरोसा क्या है? मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। वे अपने जीवन में किसी पर भरोसा करना सीखते हैं। अब ऐसा तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा आपके साथ रहे, जो उनकी मदद कर रहा है। कभी कभी यह माँ या पिता हो सकते हैं या यह दादा या दादी हो सकता है, कोई भी, आप जानते हैं, कि जिस पर बच्चा लगातार निर्भर रह सके। यहीं पर विश्वास का निर्माण हो रहा है। आज हमारे बहुत से युवा, हमारे बहुत से किशोर लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते, लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। वे अपने भरोसे को लेकर संघर्ष करते हैं। वे संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भरोसा करना नहीं सीखा है। कई बार वे ऐसी जगहों पर होते हैं जहां उन्होंने किसी पर भरोसा किया था, लेकिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। वह भरोसा कि उन्होंने किसी पर भरोसा किया था, लेकिन वह व्यक्ति उनके साथ नहीं था, या वह व्यक्ति उन्हें छोड़ गया, या उन्हें निराश कर गया, या उन्हें धोखा देकर चला गया। तो सबसे पहले हमारे बच्चों को भरोसा करने की क्षमता की आवश्यकता है। और भरोसा करने की उनकी क्षमता क्या है? मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। अब जब मैं सुरक्षित महसूस करता हूं तो मैं शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भावनात्मक सुरक्षा की बात कर रहा हूं। जब मैं ये बातें साझा करता हूं तो मैं खुलकर अपनी बात कहने और कमजोर होने में सुरक्षित महसूस करता हूं, और इसे हमारे, मेरे, आप जानते हैं, पादरी या मेरे युवा कार्यकर्ता या मेरे शिक्षक या मेरे पिता, मेरी माँ, आप जानते हैं, से साझा करता हूं। तो सबसे पहले भरोसा है। दूसरा है आत्ममूल्य। आत्ममूल्य क्या है? भरोसा है कि मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। आत्ममूल्य है कि मैं अनमोल हूं। बहुत कम उम्र के शिक्षकों के रूप में, आप जानते हैं, संडे स्कूल के शिक्षकों के रूप में, स्कूल शिक्षकों के रूप में, जहां भी आप बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको लगातार सकारात्मकता और प्रशंसा की जरूरत है। अब जब मैं इसे भारतीय संदर्भ में कहता हूं तो लोग वास्तव में कहते हैं, ओह, अगर हम प्रशंसा करते रहेंगे तो वे हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे और आप जानते हैं, वे हमारे सिर को पीसेंगे। आप जानते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें बहुत सख्त होना होगा, हमें बहुत बहुत मजबूत होना होगा। जब हम, आप जानते हैं, डर की स्थिति में होते हैं, तब बच्चे व्यवहार करना शुरू करते हैं। हाँ, वे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और ऐसी ही चीजें करते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या, लंबे समय में बच्चों, आप लाभ नहीं देखेंगे, आप उस जगह पर होने वाले फल नहीं देखेंगे। इसलिए मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, और उस आत्मसम्मान के लिए यह आपके अपने संडे स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके अपने स्थानों में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चलना शुरू करें।
आप उस स्थान पर होना शुरू करें जहां आप कह रहे हैं कि मैं अनमोल हूं। बच्चों को उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने की जरूरत है जो बहुत बहुत अनमोल है। वे खुद को कैसे अनमोल समझ सकते हैं? यह हम ही हैं जो उन बच्चों के आसपास हैं। हम उन्हें कैसे पुष्ट करना शुरू करते हैं, हम उनसे कैसे बात करना शुरू करते हैं, हम उनका जश्न कैसे मनाते हैं, हम कैसे संवाद करना शुरू करते हैं। अब कृपया समझें, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर समय सुधार के स्थान के रूप में सराहना करते हैं, सराहना करते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन हमें सुधार करने से पहले जुड़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने संरचना के बारे में बात की। और पालन पोषण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों के साथ विश्वास विकसित करना है। मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। आत्ममूल्य, मैं अनमोल हूं। तीसरा है आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता क्या है? मैं सुना हुआ हूं। इसलिए जब किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो वह जानता है कि मैं किसी के पास जाकर अपनी बात साझा कर सकता हूं, क्योंकि कोई मेरी बात सुनेगा। वे मुझे चुप नहीं कराएंगे, वे तुरंत मुझे जाने और बात करने के लिए नहीं कहेंगे, वे तुरंत चुप रहने के लिए नहीं कहेंगे। नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको हर समय बात करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा हर समय शिकायत करते रहते हैं। आप अपने दोस्तों के बारे में यह और वह कहते रहते हैं। नहीं, बच्चे को यह कहते हुए उस स्थान पर आना होगा, मुझे सुना गया है, मुझे सुना गया है। अब आत्म प्रभावकारिता क्या है? आत्म प्रभावकारिता वह है जब बच्चों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जब बच्चों को लगता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है तो वे अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। वे मदद पाने के लिए अपनी समस्याएं साझा कर पाएंगे। इसे आत्म प्रभावकारिता कहते हैं। वे अपनी समस्याओं का पता लगा सकेंगे, वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे, वे साझा कर सकेंगे और मदद पा सकेंगे। और यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शुरुआती सालों में बच्चे ऐसे ही होते हैं। हमें अपने बच्चों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वे उस जगह पर तैयार हो सकें। अब ऐसी चीजें जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। बचपन के दिनों में एक है दुर्व्यवहार। अगर कुछ हुआ है, चाहे वह शारीरिक दुर्व्यवहार हो या मानसिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार या कोई अन्य ज्ञात नुकसान, या कभी कभी बच्चा पैदा भी नहीं होता है, मां के गर्भ में होता है, तो यह एक बहुत ही कठिन या तनावपूर्ण गर्भावस्था होती है जो वास्तव में बच्चे की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। मुश्किल, आप जानते हैं, प्रसव या जन्म या प्रारंभिक चिकित्सा आघात, या कभी कभी यह प्रारंभिक देखभाल करने वाले से लगाव टूट जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक देखभाल करने वाले की मृत्यु हो गई है, या कभी कभी वे चले गए हैं, या स्थानों का परिवर्तन होता है जो होने लगता है। अब कृपया इसे समझें, कृपया इसे समझें। जो आप नहीं जानते वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह एक ऐसा कथन है जिसे हम हर समय सुनते रहते हैं। जो आप नहीं जानते वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह बात सच है, यह वास्तव में झूठ है। कभी कभी यह बात युवा अवस्था में दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही वे 20, 21, 22, 23 की संख्या पार करेंगे, आप उसे देखना शुरू कर देंगे। जो हम नहीं जानते वह वास्तव में उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ रहा है, और वे, आप जानते हैं, उस जगह पर चलना शुरू कर रहे हैं। अब हम कैसे पुनः आरंभ कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं अपने बच्चों से जुड़ नहीं पाया, मैं बहुत कठोर था, आप जानते हैं, यहां तक कि मेरे संडे स्कूल में भी मैं हर समय यही करता था, यह करो, यह करो, यह करो, यह करो, यह सब सत्तावादी सज्जा है। इस तरह की जगह से मैं निपट चुका हूं। मैं वास्तव में इससे कैसे निपट सकता हूं? मैं फिर से कैसे शुरू कर सकता हूं? छोटे बच्चों के लिए यह जानबूझकर किया गया प्रेम है। आप अपना प्रेम दिखाने, अपना प्यार दिखाने के बारे में बहुत सजग हैं, मतलब जानबूझकर, मतलब आप यह दिखाने के लिए कदम उठा रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। आज के बच्चों, मैं यह कहना चाहता हूं, हम में से कई लोग एक अलग दशक से आते हैं जहां कभी कभी, आप जानते हैं, हम व्यक्त नहीं करते हैं। हमारे माता पिता हर समय प्यार व्यक्त नहीं करते हैं। आप जानते हैं, क्या आपने ऐसा देखा है? कभी कभी आप जानते हैं, अगर हमारे माता पिता वास्तव में हमसे प्यार करते हैं तो वे पसंद करेंगे। वे चुप हो जाएंगे, हम कुछ गलत करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, वे चिल्लाना शुरू कर देंगे, वे चीखना शुरू कर देंगे। मैं सोचता हूं कि आज हमारे बच्चे अलग हैं। वे चारों ओर देख रहे हैं, वे सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वे हर जगह देख रहे हैं, विशेषकर मीडिया में, और वे वास्तव में उस तरह के प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेम तो दिखाया ही जाना चाहिए। कोमलता, वे कोमलता को व्यवहार में देखना चाहते हैं। वे धैर्य देखना चाहते हैं ताकि वे अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और सभी पर भरोसा कर सकें, क्योंकि वे मेरे साथ धैर्य रखेंगे। उचित नियमों का स्वस्थ संतुलन, आप जानते हैं, विश्वास का निर्माण करता है और संबंध को बढ़ावा देता है। कृपया समझें, मैं उस शब्द पर बार बार जोर नहीं दे सकता। यह संबंध, 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 संबंध है। आपको जुड़ने की जरूरत है। इससे पहले कि आप सुधार करें, कभी कभी यह सिर्फ सुधार नहीं होता, कभी कभी यह सिर्फ पुनर्निर्देशन होता है। हमें एक जगह पर रहना होता है। अब हम बड़े बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे की ओर जाना पड़ता है। मेरा क्या मतलब है? उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, मेरा मतलब है, मेरे घर के अंदर बहुत सारे गोद लिए हुए बच्चे हैं। वे सभी किशोर हैं, किशोर नहीं, अभी युवा किशोर हैं। इसलिए कभी कभी मैं उनके कमरे में जाता हूं। मैं देखता हूं कि शायद चादर मोड़ी नहीं गई है,
कंबल मोड़ा नहीं गया है। तो कभी कभी मैं अपने शुरुआती दिनों में चुप रहता हूँ। मैं हमेशा उन पर झपटता था और बस यही कहता था, मेरी चादर ऐसी क्यों है, बिस्तर ऐसा क्यों है। लेकिन अब कभी कभी पीछे की ओर जाना ठीक है ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो मैंने एक लड़के को देखा जिसकी चादर ठीक नहीं थी और वह सब उसने उसे अभी अभी छोड़ा था। आप जानते हैं, हमारे कुछ किशोर जो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलो और कॉलेज जाओ और वापस आओ और कंबल ऐसे ही खड़ा है और वापस आते ही वे कंबल में घुस जाते हैं। लेकिन उसके वापस आने के बाद मैंने बस बात करना शुरू कर दिया। अरे, मैंने आपके कमरे में देखा कि यह बहुत अच्छा नहीं था। आप जानते हैं, बस सावधान रहें। ठीक है, शायद बस जल्दी से इसे फिर से व्यवस्थित करें। बहुत बढ़िया नहीं लग रहा था। हाँ, तुम्हें मदद चाहिए? मैं आऊंगा और शायद तुम्हारा कमरा साफ कर दूं, तुम्हारी मदद कर दूं। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं जल्दी में था इसलिए मैं। आपने देखा कि कभी कभी पीछे की ओर जाना ठीक होता है। इसका मतलब है कि जब वह कॉलेज जा रहा था तो मैंने उस पर हमला नहीं किया और कहा, चादर ऐसी क्यों है, चलो हमेशा जाने से पहले इसे ठीक कर लो। नहीं, मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैंने उस पर चिल्लाना और मारना शुरू नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। कभी कभी पीछे की ओर जाना ठीक होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे। करुणा को वास्तविक और व्यावहारिक तरीकों से जिएं। खास तौर पर हमारे बड़े बच्चों के लिए करुणा से जीवन जिए, व्यावहारिक, अमूर्त और प्रयोगात्मक तरीकों से, जहां हम इसे दिखाने में सक्षम हैं। एक बार ऐसा हुआ था जब मेरी पत्नी मेरे एक किशोरी के साथ जाग रही थी जो किसी चीज से जूझ रही थी और वह लगभग 1:32 तक जागती रही। मुझे लगता है कि वह विशेष घटना मेरी बेटी, जो हमारी दत्तक पुत्री है, और मेरी पत्नी के बीच एक बंधन बन गई है। ये बहुत बहुत करीब हो गया है। मेरा मानना है कि वे करुणा को ठोस और व्यावहारिक रूप में देखना चाहते हैं। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो लोग पूछते रहते हैं। हम मुश्किल व्यवहार की पहेली को कैसे सुलझाते हैं, खासकर संडे स्कूल में, खासकर जब मैं पढ़ाता हूं, खासकर जब मैं किशोरों और युवा लोगों के साथ काम करता हूं, या कभी कभी बस मुझे परेशान कर देता हूं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या करना है। मैं तुम्हें एक सिद्धांत दूंगा। स्पष्ट से परे देखना ही कुंजी है। स्पष्ट से परे देखना ही कुंजी है। हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षकों की सख्त जरूरत है जो उनके व्यवहार से परे उस वास्तविक बच्चे को देख सकें जो डर, भ्रम और शर्म के किले में बंद है। स्पष्ट बातों से परे देखें। उस समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों के व्यवहार से परे देखना उन व्यवहारों को अनदेखा करने के समान नहीं है जो अस्वस्थ और स्वीकार्य हैं और जो उन्हें पीछे धकेलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं अनदेखी करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे उससे आगे देखने के लिए कह रहा हूं। हम व्यवहारों में उलझे नहीं रहते बल्कि मूल मुद्दे पर जाते हैं। जाते हैं। मुख्य बात क्या है, आप जानते हैं, ऐसा होने लगा है। तो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हमारा प्राथमिक लक्ष्य एक मजबूत, स्वस्थ संबंध बनाना है। हमारे बच्चों के साथ एक ऐसा संबंध जो एक मजबूत नींव के रूप में काम करता है और उन्हें विश्वास विकसित करने, पिछले घावों को भरने, महसूस की गई सुरक्षा, आत्ममूल्य, सशक्तिकरण की गहरी भावना का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। तब हमारा दृष्टिकोण और बातचीत संभवतः एक जैसी दिखेगी। अलग इसलिए क्योंकि यहां आपका प्राथमिक लक्ष्य कनेक्शन को देखना है। कृपया बच्चों से अलग ना हो। नहीं, अलग ना हो। मैं आपको एक व्यावहारिक सुझाव देता हूं। तुम्हें पता है, मैंने कई बार इसका अभ्यास किया है। क्या तुमने टाइम आउट देखा है? तुमने गलती की है, कहीं जाकर बैठो, कमरे के अंदर जाकर बैठो, वहां जाकर बैठो। टाइम आउट बहुत बढ़िया नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि टाइम आउट बहुत बढ़िया क्यों नहीं होते? क्योंकि टाइम आउट में आप वास्तव में डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं। बच्चे से नाता न तोड़ें, बच्चे से नाता न तोड़ें। बच्चे से जुड़े, इसलिए अगर बच्चे ने कुछ किया है तो इसका एक परिणाम है। तो आप कह रहे हैं कि आप आज खेलने नहीं जा सकते, यह एक सजा है। लेकिन आप यह नहीं कह रहे हैं कि जाओ और कहीं बैठ जाओ। तुम जाकर खेलने नहीं जा रहे हो। नहीं, बल्कि यह कह रहे हैं कि आओ और किसी काम में मेरी मदद करो। तुम जाकर खेलने नहीं जा रहे हो, बल्कि आओ और मेरी मदद करो। तो यह समय समाप्त होने का नहीं है, यह समय अंदर आने का है। क्या तुम्हें यह समझ आया? अब समय आ गया है। अब आप बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं और जैसे जैसे आप बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं, आप बच्चे से बात करना शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं, आप जानते हैं क्या हुआ? आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा व्यवहार करने के लिए किसने मजबूर किया? आप जानते हैं। और आपने ऐसा क्यों किया? या आप जानते हैं। आपने इसे कैसे सुलझाना शुरू किया? आप जानते हैं। तो बच्चा यह बताना शुरू कर सकता है, आप जानते हैं कि यह कैसे हुआ। मैं आपको यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। यह नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां कुंजी दे दूंगा। सवाल मत पूछो, तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? कई बार हम ये सवाल पूछते हैं, क्यों? हम यह सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ताकि बच्चे के पास कुछ कारण होने लगें। जब वे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे तो उनके मन में क्या चल रहा था, इसे साझा करने में। इसलिए मेरा मानना है कि यह हमारे लिए परमेश्वर का लक्ष्य है कि हम उसके साथ अपने रिश्ते को और गहरा करें। मत्ती 22:37।
और उससे हमारी इच्छाएं, विचार और कार्य उसके पुत्र के चरित्र को प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं। वह यीशु है। यही तो पूरा मुद्दा है ना? हम बच्चों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें यीशु जैसा बनाना, बस इतना ही। अगर वे मसीह का अनुकरण कर सकते हैं, अगर वे मसीह की तरह बन सकते हैं, अगर वे प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं, तो बस इतना ही। यही तो मुख्य बात है। इसलिए मुख्य बात यह है कि अपने बच्चे के बुरे व्यवहार को इस नींव के निर्माण से विचलित न होने दें जो सच्ची चिकित्सा और विकास को संभव बनाएगी। आप जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, उनमें से कुछ व्यवहार आपको उस कनेक्शन के स्थान से नहीं रोकना चाहिए जहां आप निवेश करने में सक्षम हैं। अब कृपया इसे समझें। बच्चों के साथ काम करना, उनके जीवन को मसीह की छवि में बदलते देखना कोई मंजिल नहीं है। यह एक यात्रा है। यह एक यात्रा है, यह कोई मंजिल नहीं है। निस्संदेह हम अपने बच्चों के साथ इस गहरे परिवर्तनकारी तरीके से जुड़ने वाली प्रेम भाषा को लगातार बोलने और जीने में अक्सर असफल हो जाते हैं। आप जानते हैं, हम असफल हो जाते हैं। हम कमजोर लोग हैं। यह एक यात्रा है। यह अकेले यात्रा करने के लिए नहीं है। अंततः उनके शब्द और उनकी आत्मा साथी के रूप में हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। इस यात्रा के लिए वे मार्गदर्शक हैं। आप जानते हैं, उनके साथी, आप जानते हैं, पवित्र आत्मा साथी के रूप में और पवित्र आत्मा मार्गदर्शक के रूप में प्रभु हमारी मदद करना शुरू करेंगे। प्रभु हमारी मदद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, हमें बुद्धि देगा, हमें विवेक का हृदय देगा जो हमें उस स्थान पर ले जाएगा जहां यह हमें कुछ बुद्धि देगा कि हम उस बच्चे के साथ या उस किशोर के साथ कैसे जुड़ना शुरू करें, हम उनके साथ कैसे चलना शुरू करते हैं। अब हम आगे कैसे बढ़ें? भय की प्रतिक्रिया को समाप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सिद्ध प्रेम भय को दूर भगाता है। 1 यूहन्ना 4:18। क्योंकि भय का संबंध दंड से है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो सिद्ध प्रेम भय को दूर भगाता है। अब आइए इस पर गहराई से विचार करें। यदि भय का समाधान न किया जाए तो यह बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। इसका बच्चे पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? आप जानते हैं, इसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। सोचने की क्षमता, ज्ञान संबंधी क्षमता, संवेदी प्रसंस्करण, मस्तिष्क रसायन, मस्तिष्क विकास, ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर चीज के बारे में उनकी भरोसा करने की क्षमता। देखना, कई बार हम बच्चों के साथ डर के साथ पेश आने लगते हैं। ओह, अधिक मजबूत। तो बच्चा इधर उधर दौड़ना और काम करना शुरू कर देता है और हम सोचते हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये इतना बढ़िया नहीं है। क्या डर हमारे बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है? यह एक अच्छा सवाल है। हाँ, बच्चों के संदर्भ में सोचें तो डर उनका सबसे अच्छा मित्र है। आप जानते हैं, कृपया इसे समझें। मैं यहां थोड़ा सा काम करूंगा। मैं भावनात्मक आघात और उस सब से निपटना। मस्तिष्क की ज्यादा सक्रियता मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। आप जानते हैं, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो विचारों को संसाधित करता है, जैसे कि मैं अपनी जरूरतों को बता सकता हूं, मैं अपनी इच्छाओं को बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे चोट लगी है या डर लगा है। इसलिए जब डर आता है तो एक बच्चा जिसने अपने जीवन के शुरुआती दौर में डर का अनुभव किया हो, आदिम मस्तिष्क का अधिक उपयोग, जैसे कि आप जानते हैं, मुझे भोजन कैसे मिलेगा, मैं कैसे सुरक्षित रहूं, मैं जो चाहता हूं उसे कैसे प्राप्त करूं, मैं अपना रास्ता कैसे बनाऊं, वे वास्तव में फंस गए हैं। यह उस तरह से काम नहीं करता है। वे जीवित रहने के मोड़ में फंस गए हैं। जब चारों ओर डर होता है तो वे मूल रूप से कह रहे होते हैं, मैं इस स्थिति से बचना चाहता हूं, मैं इस वातावरण से बचना चाहता हूं, मुझे किसी तरह जीवित रहना है। तो कृपया इसे समझें, वे उस डर भरे मस्तिष्क में चलना शुरू कर देते हैं। तो जब वे अपने डरे हुए मस्तिष्क में होते हैं तो उनके डर से भरे व्यवहार में यह दुर्व्यवहार जैसा लगता है। असल में यह दुर्व्यवहार नहीं है, असल में यह डर से भरा व्यवहार है। उन्हें डर लगता है कि क्या हो सकता है और वे टूटना शुरू कर देते हैं। वे सभी तरह की अजीब चीजें करने लगते हैं। आप जानते हैं, और आप कहने लगते हैं, बच्चा ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, ये लड़का ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, ये किशोर ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। अब हम भय प्रतिक्रियाओं को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह पहचानना है, असल में मुद्दा डर ही है। ये आज्ञा भंग जैसा लग सकता है। खराब व्यवहार, खराब रवैया, हेर फेर या अपरिपक्वता। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि क्या यह बात है या इससे परे कुछ और है। आप जानते हैं, तो शायद व्यवहार की कुछ अभिव्यक्तियां इस तरह से सामने आ रही हैं। आप जानते हैं, उस तरह का रवैया, आप जानते हैं, हेर फेर की वह जगह, और एक तरह से अपरिपक्वता की तरह दिखती है, बहुत अपरिपक्व तरीके से काम करना। यह वास्तव में डर ही हो सकता है। तो इसे पहचानें। दूसरा है सी, अच्छी तरह से आंख से संपर्क करें। इन संकेतों को देखें, कठोर शरीर, हाथ मुड़े हुए और पुतलियां बड़ी होना, जबड़ा कड़ा होना। आप जानते हैं, इसे देखें।
तो जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा उस जगह पर होना शुरू करता है तो आप जानते हैं कि वे पसीना बहाना शुरू करते हैं और एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। शायद आप चारों ओर जा सकते हैं और बस कह सकते हैं, अरे प्रिय, क्या तुम ठीक हो? देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं, यह शांत मस्तिष्क है। यह शांत है मस्तिष्क। शांत मस्तिष्क सबसे अच्छी जगह है जहां बच्चे आपके सभी तर्कों को समझ सकते हैं ताकि वे मस्तिष्क के तार्किक भाग तक पहुंच सकें। यह शांत मस्तिष्क है, आपका मस्तिष्क है ना, आपका मस्तिष्क, आपका शांत मस्तिष्क। अब यह आपका सतर्क मस्तिष्क है और यह आपका डर मस्तिष्क है। डर के उस स्थान पर आप जानते हैं आप इसे कैसे काम करना शुरू करते हैं। पंक्तियों के बीच में पढ़ें। क्या नीचे कोई मुद्दा है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो हो रहा है या ऐसा कुछ है जो होने वाला है? इसीलिए बच्चा एक खास तरीके से व्यवहार कर रहा है या एक खास तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है, एक खास तरह से जवाब दे रहा है। क्या कुछ हुआ है तो पहचानें, देखें और पंक्तियों के बीच पढ़ें। पहचानें, देखें और पंक्तियों के बीच पढ़ें। तो जैसा कि हम इस पहली कार्यशाला को समाप्त कर रहे हैं, मुख्य बात क्या है जिसके बारे में मैंने बात की? मुख्य बात जिसके बारे में मैंने बात की वह यह है कि हम संबंध बनाने के लिए बने हैं। हमारे बच्चे संबंध बनाने के लिए बने हैं। वे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों से जुड़ने के लिए समय निकालें। अपने बच्चों से जुड़ें। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने बच्चों से जुड़ते हैं और फिर हमने इस बारे में बात की कि जब हम अपने बच्चों को शिष्य बनाते हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, जब हम अपने बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, तो यह एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह एक यात्रा है। इसलिए उस यात्रा में व्यवहार से परे देखें, यानी व्यवहार को नजरअंदाज न करें बल्कि व्यवहार से परे देखें। देखें कि मूल समस्या क्या है, बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। कभी कभी आपके संडे स्कूल में एक बच्चा हो सकता है जो हर समय, आप जानते हैं, शरारती काम करता रहता है और अपने हाथ ऊपर करके कुछ करता रहता है। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार कहते हैं। बच्चे को वास्तव में घर में और संडे स्कूल में या स्कूल में उस तरह का ध्यान नहीं मिल रहा है। बच्चा उस तरह का व्यवहार उस ध्यान को पाने के लिए कर रहा है, आप जानते हैं, क्योंकि वे ऐसी जगह पर हैं जहां उन्हें ध्यान नहीं मिला है। मैं ऐसा ही था। मैं एक दुर्व्यवहार करने वाले परिवार में पला बढ़ा हूं। मुझे लगभग हर दिन पीटा जाता था, आप जानते हैं, शराबी पिता। आप जानते हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई हैं। मैं ज्यादातर समय सड़कों पर ही पला बढ़ा। आप जानते हैं, मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता था। कई जगहों पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसलिए मैंने स्कूल में जो किया, मैंने सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और मैं प्रतियोगिताएं जीत रहा था, चाहे वह खेल हो या फिर आप जानते हैं, अभिनय या भाषण या निबंध लेखन या कला या नाटक, जो भी हो आप इसे नाम दें। चाहे वह खेल हो, वॉलीबॉल या क्रिकेट, इनमें से कोई भी जगह हो, मैं बस इसमें शामिल हो रहा था। और मुझे वह पुष्टि अच्छी लगी जो मुझे मिल रही थी। मैं ध्यान आकर्षित करने वाला बच्चा था। मैं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हमारे कई बच्चे ध्यान की उस जगह पर हैं, इसलिए हमें उससे आगे देखने की जरूरत है। और फिर हमने डर की प्रतिक्रिया के बारे में बात की, है ना? डर को दूर करना, बच्चे को डर के दिमाग से शांत दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प, आप जानते हैं, मदद दूंगा। आप जानते हैं, बच्चे को डर के दिमाग से, उस उत्तरजीविता दिमाग से जहां वे तनावग्रस्त हैं, शांत दिमाग में लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हास्य का उपयोग करें। हास्य का प्रयोग करें। आप हास्य का प्रयोग करके अपने बच्चों को सुधार भी सकते हैं। हास्य की अच्छी समझ होने पर आप जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, किशोरों के साथ काम कर रहे हैं, या माता पिता के रूप में भी, यदि आपके बच्चे किशोर हैं या बच्चे थोड़े विद्रोही या दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, तो हास्य एक बहुत बड़ी जगह है जहां आप मदद कर सकते हैं। तो हास्य का उपयोग करके आप वास्तव में मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। कृपया इसे समझें, डर वाले मस्तिष्क या सतर्क मस्तिष्क में उनके पास मस्तिष्क के तार्किक भाग तक पहुंच नहीं होती है। कभी कभी आप ऐसे होते हैं, इस तरह से व्यवहार करो। क्या तुमने सुना? और शिक्षक ने बच्चे को डांटा। बच्चा वापस गया और उसने वही किया। क्या तुमने कभी शिक्षक को ऐसा कहते हुए देखा है? मैंने तुम्हें कई बार बताया है। क्यों? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुमने फिर ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैंने तुम्हें करीब 30 मिनट का लेक्चर दिया। क्या तुमने वह देखा? यह परिचित लगता है, क्योंकि बच्चा डर के मस्तिष्क में था और बच्चा यह नहीं समझ पाया कि आपने क्या कहा। उसने सुना जो तुमने कहा। वह आपकी ओर देख रहा था, सिर हिला रहा था, लेकिन मस्तिष्क का तार्किक भाग, मस्तिष्क का तर्कपूर्ण भाग, वह इसे समझ नहीं पाया। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जिनके बारे में हमने पहले सत्र में बात की थी, और मैं इन 2 सवालों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। विचार करने के लिए बहुत अच्छे सवाल हैं। एक शिक्षक देखभाल करने वाले या माता पिता के रूप में अपने प्राथमिक लक्ष्य पूरा करने से कौन सी बात विचलित करती है? मैं ये बात फिर कहूंगा।
एक शिक्षक देखभाल करने वाले के रूप में आपको प्राथमिक लक्ष्य को पूरा करने से क्या विचलित करता है? वह क्या है? शायद यह उनका व्यवहार है जो आपको विचलित कर रहा है। या तो उनका रवैया आपका ध्यान भटका रहा है या फिर बच्चे का व्यवहार आपका ध्यान भटका रहा है। आपका ध्यान किस बात से भटक रहा है? आपके लिए यह समझना अच्छा रहेगा, आपका ध्यान किस बात से भटक रहा है। कभी कभी यह आपके तंत्रिका प्रणाली को विचलित कर देता है ना? बच्चा क्या करता है? दूसरा सवाल, डर की प्रतिक्रिया की स्थिति में बच्चा क्या करता है? जब अच्छी देखभाल भी की जाती है तो आप जानते हैं, यहां तक कि अच्छे प्यार करने वाले माता पिता या प्यार करने वाले शिक्षक या संडे स्कूल के शिक्षक भी होते हैं जो अच्छी देखभाल कर रहे होते हैं, लेकिन डर की प्रतिक्रिया मोड में वे एक निश्चित तरीके से कैसे व्यवहार करते हैं। जब वे किसी चीज से डरते हैं तो वे कैसे व्यवहार करते हैं? देखिए, संडे स्कूल में आप जानते हैं, आपके अपने स्कूलों में आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, कहीं बच्चों का भूतकाल मुश्किल रहा होगा और वे संडे स्कूल में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं और वे घर पर एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। क्यों? क्या बदलाव आया है? क्योंकि यहां वे अधिक हैं, आराम की जगह। आप जानते हैं, वे उस सुरक्षित जगह पर हैं, सुरक्षित जगह पर, आसपास सुरक्षित लोग हैं। लेकिन घर पर कभी कभी ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मजबूत है। हो सकता है कि उसका पिता शराबी हो या फिर उसकी माँ उसे परेशान करती हो सकता है कि अंदर कोई स्वास्थ्य समस्या हो, कोई व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा रहता है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? इसलिए हमारे लिए यह समझना अच्छा है। इससे आगे देखें। आपने क्या देखा? मुझे बस बंद करने दो, मुझे बस बंद करने दो। मेरे एक शिक्षक, बहुत छोटा, उसने यह देखा, उसने यह देखा। वह अभी भी जीवित है। जब सब लोग छुट्टी के समय, अंतराल के समय नाश्ता करने के लिए बाहर जाते थे तो आप जानते हैं, उन सभी में यह बदलाव होता था। और उन दिनों यह 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे हुआ करता था। 5 पैसे में आप उन दिनों चॉकलेट पा सकते थे। आप जानते हैं, 10 पैसे में आप उन दिनों 10 अलग अलग चॉकलेट पा सकते थे। और मेरे पास पैसे नहीं थे। और मुझे याद है, एक बार वह मेरे पास आई और बस इतना कहा, अवकाश के दौरान, स्कूल में, तुम आओ और मुझसे पूछो, मैं तुम्हें खुले पैसे दूंगा। उसने मुझे बहुत कुछ नहीं दिया, उसने मुझे शायद 50 पैसे या 1 रुपया दिया। अगर वह मुझे 2 रुपये देती है तो यह बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं, यह एक ऐसा दिन है जहां आप जानते हैं, यह एक बड़ा उत्सव है। लेकिन हर दिन स्कूल में वह कभी कभी मुझे खोजती और देती थी। वह मुझसे जुड़ रही थी, वह मुझे खोज कर दे देती। वह बहुत ही अद्भुत थी और कभी कभी वह कुछ बातें भी कहती थी। मैं समझता हूं कि घर पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक मुश्किल परिवार से आता हूं, है ना? वह यह जानती है, बहुत से शिक्षक यह जानते थे, मेरे पिता को जानते थे कि वे कैसे शराबी थे और कैसे एक खास तरीके से व्यवहार करते थे। और वह जुड़ने लगी। और मेरे लिए आज भी इस उम्र में मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और कहता हूं, मुझे लगता है कि उस महिला को पता था कि मैं किसी समस्या से जूझ रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं, आप और मैं शिक्षकों के रूप में, संडे स्कूल के शिक्षकों के रूप में, युवा पादरी या किशोर चर्च के पादरी या बच्चों के चर्च के पादरी के रूप में, चाहे आपका ओहदा जो भी हो, यहां तक कि एक अभिभावक के रूप में भी, हमें इस समय एक कारण से उस स्थान पर रखा गया है। आइए जुड़ें, सीखें। इससे पहले कि हम सुधार करें, याद रखें, बच्चों के साथ हमारे बच्चों को संरचना और पोषण दोनों की आवश्यकता है। आप जानते हैं, उन्हें दोनों की जरूरत है। यह वह तरीका है जिससे हम संतुलन बनाते हैं और जानते हैं कि कब संरचना देनी है और कब पोषण देना है। परमेश्वर आपको आशीष दें।